पराधीन से कौन करे सो प्रीत कि पराधीनता यानी कि गुलामी पाप है। अगर आप गुलामी का जीवन जी रहे हो तो आपसे कोई मित्रता नहीं करेगी। गुलाम की कभी जय जयकार नहीं होती, जय जयकार उसकी होती जिसका राज होता। उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब अन्नुअन और छोटे बड़े सब संबर से रविदास रहे प्रसन्न। इसका मतलब यह है कि राज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भय ना हो, कोई लूटपाट ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी साथ जुल्म ना हो, किसी साथ जाति ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, तन ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना हो, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई परेशान ना हो। ऐसा राज आना चाहिए। उसका नाम दिया उन्होंने 600 साल पहले बेगमपुरा राज। क्या नाम दिया? बेगम का अगर संधि विच्छेद करेंगे बेगम यानी कि जहां कोई गम ना हो। आपके गांव में गम है खुशहाली है? बताओ, गम ही गम है। आप देखो अपने किसी के घर में राशन नहीं है, किसी के घर में सुख सुविधा नहीं है, किसी के यहाँ कच्चे मकान है, किसी के यहाँ प्लास्टर नहीं हुआ, किसी के यहाँ पेंट नहीं हुआ, किसी की बिटिया दुखी है, किसी का बेटा दुखी है, किसी का पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, किसी के खेत में फसल नहीं हो रही है, किसी को मेहनत करने मजदूरी नहीं मिल रही है, किसी की मजदूरी नहीं लग रही है, किसी पे अच्छे कपड़े नहीं है, किसी पे अच्छे साधन नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं, तो परेशानी है। तो ये राज सदगुरु रविदास जी महाराज वाला राज तो नहीं है जिस राज की बात उन्होंने की। और उन्होंने उम्मीद किससे की थी? आप लोगों से, उनकी संतानों से। जैसे मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि भाई मुझे इस बार 400 पार सीट चाहिए, तो वो आपसे मुझसे तो नहीं कहते, वो तो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने अनुयायी से कहते हैं। ऐसे सतगुरु जी ने अपने अनुयायी से कहा कि भाई ऐसा राज होना चाहिए, मगर वो राज आएगा कैसे? क्योंकि जिनसे राज की अपेक्षा की थी वो तो समान नशे में डूब गया। उसको तो अगर जूते मार के भी अगर शराब पिला दो तो वो शराब पी के खुश है। उसको तो अपमानित करके भी अगर आप शराब पिला दो तो वो तो उसमें भी राजी है। तो ऐसा समाज तो राज नहीं कर सकता। राज जो समाज राज करना चाहता है उसकी तो सोच भी राज जैसी होनी चाहिए। राजा महाराजाओं के हाथ थोड़ा ही ऐसे फैले होते हैं भिखारियों की तरह। राजा महाराजाओं के हाथ तो ऐसे होते हैं। अब ये सोच है, राज करने के लिए भी राज जैसी सोच होनी चाहिए। गुलाम कभी राज नहीं कर सकता। अगर बंदर को कुर्सी पे बिठा दे तो वो कुर्सी पे बैठकर राज नहीं चला सकता। राज करने के लिए राज इतना ताकतवर होना पड़ता है। राज मांगने से नहीं मिलता, राज छीनना पड़ता है। अगर आप इस देश में सुख शांति का जीवन चाहते हो तो आपको राज छीनना पड़ेगा। और राज आप लाठी डंडे से नहीं छीन सकते, वोट से छीन सकते हो। और जिनका राज होगा उनको सुख सुविधाएं मिलेंगी, उनको जमीन मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनकी बहन बेटियों का सम्मान होगा, उनको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छे साधन संसाधन मिलेंगे, अच्छे मकान बनेंगे, उनके लिए अच्छे स्कूल खुलेंगे, अच्छे कॉलेज खुलेंगे, अच्छे अस्पताल खुलेंगे। तो राज का काम सबके बस की बात नहीं। राज करने के लिए राज जैसी तैयारी करनी पड़ती है। जो समाज तैयारी नहीं करता वो राज नहीं कर सकता। आप देखो मुगलों का भी इतने लंबे समय तक राज रहा। आज जो अपने आप को मुगलों से जोड़ते हैं वो मुसलमान समाज के लोग, देखो क्या हाल है उनका। देखो जुल्म जानते कितनी हो रही है उनके ऊपर। अपनी मस्जिदों में जाकर इबादत नहीं कर सकते, अपने पूजा स्थलों पर जा नहीं सकते, कोई दाढ़ी पकड़ के मारता है, कोई गाय के नाम पे मारता है, तमाम तरह की मुसीबत सह रहे हैं। और हम लोग तो सह रहे हैं सदियों से। कोई रेप, किसी बहन बेटी का रेप हो जाता है, किसी की हत्या हो जाती है, किसी को पूछे रखने पीटा जाता है, किसी को घोड़ी पे बैठने पीटा जाता है, किसी को मटकी छूने पे हत्या कर दी जाती है। तो आप जुल्म सहने के लिए अगर तैयार हो गए हो तो फिर आप राज नहीं कर सकते हो। अगर आपके दिल में आग है, ये पीड़ा है कि हमें जुल्म जाति को खत्म करना है, तो फिर आपके बीच में से कुछ लोग ऐसे तैयार हो जाएंगे जो इसके खिलाफ इस लड़ाई में योगदान देंगे, लड़ेंगे। और मैं मानता हूं कि आदमी घी खाने से नहीं सीखता, आदमी ठोकर खाने से सीखता है। और जो आदमी ठोकर खा के बिना सीखे उसका कुछ नहीं कर सकता। अगर आप इन समस्याओं का हल चाहते हो तो अपनी राजनीतिक ताकत बनाओ। क्योंकि जिनके पास ये लोकतंत्र है, राजतंत्र में तो राजा महाराजा ने जो कह दिया वही कानून होता था। राजा महाराज जिस चीज की तरफ उंगली करती है वो उनके अधिकार में चल जाती है। लोकतंत्र है, यहां तो वोट से राज बदलता है। आप चाहो तो अपने आदमी को राजा बना लो, आप चाहो तो अपने आदमी को ताकतवर बना लो, आप चाहो तो अपने बेटे को कुर्सी बिठा दो, आप चाहो तो अपनी जिंदगी बदल दो। जब राजतंत्र था तब तो हम अधिकार नहीं थे कि हम कुर्सी पर बैठ जाए। तो लोकतंत्र अगर अभी हम कुर्सी पर नहीं बैठ रहे तो हमारी गलती है भाई। फिर हमें अपनी गलतियों पर सुधार करना चाहिए। तो आप पे भी मौका, आप भी सुधार करो। आपने इतने लोगों को ताकत दी, उन्होंने आपका क्या भला किया आप खुद देख लो। आपने जिनको ताकत दी, कभी 5 साल में उन्होंने आपकी तरफ पलट के भी देखा तो आप बता दो। आपने पिछली बार जिसको लोकसभा का सांसद बनाया था, वोट दी थी, क्या वो 5 साल में आपकी गली के मोहल्लों में आप पूछ रहे हैं आपके क्या हाल है?
बताओ, क्या उसने आगे कभी पूछा कि भाई आपके बच्चों को रोजगार मिल रहा नहीं मिल रहा, आपके लिए अच्छे हॉस्पिटल कॉलेज बनवाओ नहीं बनवाओ? आप उसने जाकर कभी सदन में आपके लिए आवाज उठाई? तो जब आप वो लोग आपसे मिलने से भी इनकार कर देते, आप ही कह रहे हो, तो फिर ऐसे लोगों के भरोसे आप लड़ाई लड़ लोगे, अपने बच्चों का भविष्य छोड़ दोगे? ऐसे लोग आपको चुनाव से पहले शराब तो पिला सकते हैं, लेकिन आपके बच्चों को स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी नहीं दे सकते हैं, आपको हक अधिकार नहीं दिला सकते। तो अगर हक अधिकार चाहिए, स्वाभिमान सम्मान की जीवन चाहिए, तो फिर कुछ संघर्ष करना सीखो। आज संविधान है तो दलित पिछड़े वर्ग के लोग कुर्सी पे बैठ जाते हैं। पाल का बेटा, प्रजापति का बेटा डॉक्टर बन जाता है, कश्यप का बेटा, सैन का बेटा, विश्वकर्मा का बेटा, सैनी का बेटा, जाट का, गुजर का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, चौहान वाल्मीकि धोबी पासी कोरी खटीक का बेटा IAS IPS बन जाता है, गांव का प्रधान बन जाता है। जब राजतंत्र था कौन कुछ बैठने देता था? कोई मटकी भी नहीं छूने देता। बाबा साहब ने देखो क्या क्या साहब स्कूल में नीचे बैठ के बैठते, जैसे आज आप नीचे बैठे हो, इससे बाहर जाकर स्कूल के बाहर बैठ के बैठते। आज उनकी औलादें बढ़िया गुरुघर बना सकती है, मंच लगा सकती है, लेकिन क्या आजादी परमानेंट है? अगर आप अपनी आजादी को नहीं बचा रहे तो दुश्मन तो आपकी आजादी छीनने काम कर रहा नहीं कर रहा? आज तो संविधान है, लोकतंत्र, तब हमारे हाथ फैले हुए। कल अगर संविधान खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार खत्म, कौन आएगा आपकी बस्ती में? कौन आपके हाल जानने का प्रयास करेगा? कौन आपकी मदद करेगा? कौन आपकी आवाज उठाएगा? तो आज इस लोकतंत्र में अगर सब कुछ अवसर है तो इसी में अपनी ताकत बनाओ, और अगर आपने ताकत बना ली तो फिर आपको ये गरीबी बेबसी की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका हल नहीं हो सकता। कोई ऐसी एक चीज बता दो, आप यहाँ सर लोग बैठे हो कि भाई इसका हल नहीं है, मुझे बता दो, देखो मैं आपको हल बता दूंगा, आप गलत साबित कर देना मेरी बात। आप पे अच्छे मकान नहीं, गारंटी ले लो मुझसे कि अच्छे मकान बनेंगे। आप ताकत दो, देखो अच्छे मकान बने ना बने। आपके बच्चों को रोजगार नहीं, तो आप ताकत दो, देखो रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं आपको तरीका बता देता हूं। आपके बराबर में हरिद्वार है, यहां से कितनी दूर होगा? 60 किलोमीटर। वहां एक जगह जिसको शेडपुल कहते हैं, रोशनाबाद कहते हैं। बताओ वहां इंडस्ट्रियल एरिया लगा है नहीं लगा है? आपके बच्चे भी जाते होंगे बहुत सारे वहां रोजगार करने, फैक्ट्री में काम करने, जाते नहीं जाते हैं? आपके यहां क्यों नहीं लगा भाई? आपके यहां नहीं लग सकता? आप भी तो इंसान हो, आपको भी तो रोजगार चाहिए, लग सकता है। आपके बराबर में थोड़ी दूर पे बड़े बड़े कॉलेज बने, आपके लिए बना क्या? बच्चों के लिए बना क्या हमारे कॉलेज? फिर गरीब तो इस देश में जानवर से ज्यादा बुरे हालात में हो गए। आपके तो गली टेकने नहीं आता कोई, ये सफाई नहीं होती, इससे कई बीमारियां पैदा होती है, पानी भर जाता है तो आदमी, बहुत लोगों की जान जाती है, कोई पूछता है क्या? अगर जिंदगी में बदलाव चाहिए तो फिर उसकी कीमत चुकाओ। अगर आप 1 रुपए का सामान खरीदोगे तो 1 रुपया देना पड़ेगा। आप ये सोचते मुफ्त में कुछ मिलेगा, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। जो आपको आज मुफ्त में दे रहे हैं ना, वो मुफ्त में नहीं दे रहे, वो आपको इस देश में गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर गुलाम बनना है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, गुलाम तो हम पहले भी थे, लेकिन फिर आजादी का क्या मतलब जिसके लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपना जीवन खत्म कर दिया। आज उनकी बड़े बड़े स्टैचू लगाते, माला चढ़ाते, विचारों पे तो चलो। वही बाबा साहब जो कह गए कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, कि सत्ता वो चाबी जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर देगी। आपकी समझ में नहीं आया अब तक कि राजनीतिक चाबी हमारे पास होनी चाहिए। उन्होंने तो कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो सबसे बड़ा दंड ये होगा कि एफडीए लगा आपके ऊपर शासन करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, मेरे परिवार के लोगों, पूरी जिम्मेदारी से बताओ, क्या सतगुरु महाराज कभी कह के गए कि शराब पियो, नशा करो? आज तो आप इतने महान हो गए, तीजे में, 13वीं में, सगाई में, बारात में, और अगर ना पिलाए कोई तो कहते भाई ये तो अच्छा आदमी नहीं है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म। ये भी नहीं सोचते हो कि मैं अपने बच्चों का पेट काट काट के पी रहा हूं, इससे मेरे बच्चे को खाने को भोजन मिलेगा, मेरी पत्नी को, मेरी बहन को सम्मान की जिंदगी मिलेगी। ये भी नहीं सोचते। तो भाई फिर आपके अंदर फिर इंसानियत बची कहां है? फिर तो आप मर ही गए, जलाने की देर है बस। आप ये भी नहीं समझते हो कि भाई मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरा इलाज कराने के लिए मेरी पत्नी किसके आगे हाथ फैलाएगी, किससे भीख मांगेगी, मेरा बच्चा कहां जाएगा उधार मांगने के लिए, मेरी जमीन बिक जाएगी, मेरा घर, मेरी औलादों का क्या होगा? ये भी नहीं सोचते हो। बस अपने शौक में जी रहे हो। तो जिनको भाई गुलामी की आदत होगी, तो अब उन्हीं को मैं निकला हूं संभालने के लिए कि भाई वो गुलामी की बेड़ियां काटें। और मैं नौजवानों से कहूंगा, ये जो नौजवान हमारे खड़े हैं, ये अच्छे कपड़े और स्वाभिमान सम्मान का जो जीवन मिला, इसको आगे बढ़ाओ, इसको पीछे मत जाने दो। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अपमान, तमाम तरह के अन्याय, आरोप
मुसीबतें कठिनाइयां सह के मैं इस कारवा को यहां तक लेके आया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, उसको पीछे मत जाने देना। मेरा आपसे अगर चुनावी रिश्ता होता तो मैं आपसे सिर्फ वोट मांगता कि भाई मुझे वोट दे देना, लेकिन मैं समाज में पैदा हुआ हूं, तो मेरा खून का भी रिश्ता है। जब किसी के साथ तकलीफ होती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं सोचता हूं उसकी परेशानियां कैसे हल करूं। मैं जब फील्ड में जाता हूं तो मैं देखता हूं कई माएं मिलते कहती हैं भाई हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो हमारी कुछ मदद करवा देना। कई ऐसे लोग मिलते हैं जिनको इलाज के लिए पैसे नहीं, कई ऐसे लोग मिलते हैं जो पैरालाइसिस है कि भाई हम डॉक्टर के यहाँ नहीं जा सकते। तो मैं सोचता हूं कि यार आज तक हमारे नेताओं ने इनके साथ खिलवाड़ी तो किया, इनको धोखा ही तो दिया। तो इसलिए मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैं आपको अपनी तकलीफ बयां कर रहा हूं कि कुछ बुराइयां आपको छोड़नी पड़ेगी अगर इस देश में स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना। सच तो यह है कि हमसे अच्छी सुख सुविधाएं तो ताकतवर अमीरों के यहां के रहने वाले जानवर ले रहे हैं, ठीक है। उनके लिए भी मालिक अच्छे भोजन की व्यवस्था, आपको ब्रेड मिलती ना मिलती हो, लेकिन जो कुत्ता पालता है मालिक उसके लिए ब्रेड की व्यवस्था करता है, बढ़िया दूध की व्यवस्था करता है। रात को सोने के लिए सर्दी हो तो बढ़िया कंबल की व्यवस्था करता है, करता नहीं करता भाई, देखा आपने। और अगर गर्मी आ जाए तो एसी भी लगाता है कि भाई हमारे कुत्ते को परेशानी, तो आपको वो भी नहीं मिलता देश में। तो इसका मतलब अभी आप गुलामों से पूरी जिंदगी जी रहे हो और इसकी बेड़ियां आपको काटनी पड़ेगी, कोई और नहीं काट सकता है। ना तो बाबा साहब वापस आएंगे ना काशीराम साहब वापस आएंगे। और चंद्रशेखर आजाद भी इतनी दिन हिम्मत है, देखो जब मैं आपको समाज सिखाने जाता हूं तो मुझे भी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी जेल भेज देते हैं, कभी मुकदमा लगा देते हैं, कभी 16-16 महीने मुझे जेल में पकड़ के रखते हैं। और जब इससे भी बच जाता हूं तो फिर गोली चलाते, गोली भी मारते। तो आपकी औलादे आपकी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए नशा नहीं छोड़ सकती, और आपका एक बेटा जान भी कुर्बान करने को तैयार है। ये फर्क है मुझ में और उनमें जिनको आपने पाल पोस के तैयार किया, ये फर्क है। आज तक पिछले 11 साल में कभी किसी ने मुझे आवाज दी हो तो मैंने उसको कभी हाथ हिला के ना नहीं किया कि मैं तेरा साथ दूंगा। चाहे वो किसान रहा हो, किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे महिला पहलवानों के सम्मान के साथ खिलवाड़ रही हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला रहा हो, चाहे नारसी का आंदोलन रहा हो, सीए का आंदोलन रहा हो, चाहे मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ जब उनको जेल भेजा गया उनका मामला हो, मौलाना साद और निजामुद्दीन मरकज का मामला हो, नासिर जुनैद का मामला हो, चाहे कर्नाटक में हिजाब का मामला हो, चाहे किसी के भी मामला हो, मैंने हमेशा आपके आगे बढ़ के लड़ाई लड़ी, आपको न्याय दिलाने का काम किया। लेकिन इससे आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं होगा। बदलाव तब होगा जब मेरे हाथ में वो ताकत होगी जिससे मैं अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करके जाऊंगा। अब वो मुझे आप ही दे सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं दे सकता। तो अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ूंगा। अभी तो मैं सड़कों पे लड़ रहा था, फिर सदन में जाके लड़ूंगा, फिर आपके अधिकारों के लिए उस सदन में जाके चिल्ला चिल्ला के अधिकार मांगूंगा जिन लोगों ने, जो ताकत में लोग बैठे हैं। क्या इस देश में नौकरियां नहीं मिलती है? मिलती है, उनको मिलती है जिनका राज है। क्या देश में लोन नहीं मिलता? लोन मिलता है, उनको मिलता है जिनका राज है। जब हजारों रुपए, करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ होते हैं तो किसानों के, मजदूरों के क्यों नहीं होते? जब हजारों करोड़ रुपए, अभी का रिकॉर्ड है कि 10 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी के माफ कर दिए पूंजीपतियों की सरकार ने। आपको कितना पैसा दिया उन्होंने? तो ये अमीरों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमीरों के लिए काम कर रही है। और अगर आप इनको हटाना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं, तो फिर आप भी अपने चंद्रशेखर आजाद की ताकत बढ़ाओ, उसको वोट दो। ठीक है, बताओ कौन कौन हमारी ताकत बढ़ाएगा, मदद करे। दोनों हाथ उठा के बताओ, एक हाथ से नहीं मानते। आप अगर इन समस्याओं का हल चाहिए तो फिर अपने बेटे को ताकतवर बनाओ। बनाओगे नहीं बनाओगे अम्मा? बताओ। दोनों हाथ उठा के रखो, अभी नहीं मानूंगा। 1.5-2 मिनट उठा के रखो पूरे, तब मानूंगा कि 7 बजे से मानूंगा फॉर्मेलिटी कर रहे। ठीक है, आप बताओ, ताकत तो दोगे, लेकिन ताकत कैसे मिलती है लोकतंत्र में? कैसे मिलती है बताओ? वोट देगे। तो वोट किस निशान पे दोगे बताओ? अगर केजरीवाल को दोगे तो चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा, आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। किसी और को दोगे तो वो ताकतवर होगा, वो ताकतवर होगा तो अपने लोगों की लड़ाई लड़ेगा। ठीक है, पक्का? कौन कौन केजरीवाल को वोट देगा? हाथ खड़ा करो ऊपर। ये मीडिया हमारे साथ नहीं, उसका एक हाथ उठावा देखो। चलो नीचे करो एक बार, एक और आखिरी बात बताओ। अब सवाल ये है कि 2 दिन बाद आपके घर में, गांव में कोई आया पैसे वाला आदमी, अरे बोले छोड़ो, तुम्हारे घर में रोटी नहीं, रोजगार नहीं, तुम ये 2000 रुपए पकड़ो, इनके चक्कर मत पड़ो, हमें वोट दो।
ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? 2000 रुपए लेके अपने घर के बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? हैं? क्यों भाई? मुझे तो जवाब आपस में मत बात करो। वो 2000 रुपए देके आपको खरीदने का प्रयास करेगा तो आपको बिक जाना चाहिए, नहीं बिक जाना चाहिए? देखो, ये वोट का अधिकार हमें बिकने के लिए नहीं मिला है। ये वोट का अधिकार मेरे जैसे यहाँ जितने छोटे बच्चे, जैसे 4-4 बच्चे कुर्बान हुए बाबा साहब के, तब मिला है वोट का अधिकार। और ये वोट का अधिकार हमें गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। आपकी जितनी परेशानियां हो, मैं बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, गुरु घर में बैठा हूं, आप एक कागज पर लिख के मुझे दे दो और मुझे ताकतवर होने दो। अभी चंद्रशेखर ऐसा छोटा सा है, आम के पेड़ जैसा, छोटे पेड़ जैसा, कुछ दिनों में मेहनत करके आपकी ताकत से बड़ा हो जाएगा, दरखत जैसा, फिर छाव भी देगा, फल भी देगा, आपकी सुरक्षा भी करेगा, हर गरीब कमजोर पे अन्याय नहीं होने देगा, हर बहन बेटी को स्वाभिमान सम्मान का जीवन देगा, क्योंकि ये ताकत भारतीय संविधान ने दी। इसलिए कह रहा हूं कि आपने सबको अजमा लिया, सबने आपको ठगा, अब आप इस लड़ाई को लड़ने की ताकत मुझे दो, आपकी गरीबी, बेबसी, तमाम तरह की परेशानियों को दूर करने की ताकत मुझे दो। ठीक है, समझ आई बात? पैसा मान्यवर काशीराम साहब तो और पूरा कह के गए। विपिन साहब ने कहा कि वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटी की रक्षा करते हैं। गोपाल देखिए बेटा क्या बात है इसकी, सुन ले, कुछ सुन, इधर को बैठ के सुन, ले जा इसको, सुन ले इसकी, सुन। तो अब मेरी बात पे गौर करो, विपिन तुम भी गौर कर लेना भाई, बहादुर भाई हो। तो उन्होंने कहा कि वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटी की रक्षा करते हैं। तो बताओ, कोई अपनी बहन बेटी को बेचता है क्या? अगर कोई अपनी बहन बेटी को बेचे तो अच्छा आदमी होता है क्या? उन्होंने कहा वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटी की, और वोट को बेचते नहीं है, वोट को जिम्मेदार आदमी को सौंपते हैं। क्या भाई नशा था उतरा कुछ? तो इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि इस लड़ाई में मेरा साथ दो। बताओ साथ दोगे? अच्छा रुको, सुनो, ये गुरु घर है, कहते हैं धोखा देने से अच्छा होता धक्का देना। तो आज आप मना कर दो कि भाई हम तो अमीरों के गुलाम है, हम तेरा साथ देंगे, मैं मान जाऊंगा, लेकिन धोखा मत देना। दोनों हाथ उठा के बताओ जो हमारा साथ देंगे, बताओ। इनको मौलाना को पूछना कि जब जुर्म जाती होती है तो चंद्रशेखर आजाद से अच्छा लड़ सकता है तुम्हारे लिए कोई? तो फिर तुम्हें नालायक नेताओं का साथ देना चाहिए चंद्रशेखर आजाद का। तो बहुत बढ़िया बात, ठीक है, अब हाथ नीचे करो, लाओ भाई निशान कहां दिखाओ।